हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में बताऊंगा। इसके पहले दोस्तों हम लोग नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल उन सभी के बारे में अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वीडियो लिंक पर क्लिक कर अपने मन मुताबिक उन वीडियो को भी देख लें, क्योंकि दोस्तों वे सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट कर दिया करिए। कमेंट जब करेंगे तो उस कमेंट को देखकर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थलों को। दोस्तों हेडिंग ही है नवपाषाणकालीन स्थल। तो आज की इस वीडियो में हमें नवपाषाणकालीन स्थलों को देखना है। तो यहाँ पे जो पहला स्थल है दोस्तों उसका नाम है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। यह मेहरगढ़ भारत में नहीं है, यह मेहरगढ़ भारत से बाहर है, भारत के पड़ोसी देश में है। उस देश का नाम है दोस्तों पाकिस्तान। कौन सा भाई? पाकिस्तान। मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में है। दोस्तों पाकिस्तान में कुल 4 राज्य हैं। जिस तरह से भारत में कुल 28 राज्य हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में कुल 4 राज्य हैं। पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान प्रांत के, बलूचिस्तान राज्य के दक्षिण हिस्से में है मेहरगढ़। और यह मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से कि पूरा पाषाण काल से? तब आपको क्या बताना होगा? नवपाषाण काल से। मेहरगढ़ दोस्तों दक्षिण बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। यहां से कुछ प्रमाण मिले और वह प्रमाण बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत यूनिक हैं, इसीलिए मेहरगढ़ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ से दोस्तों पहला चीज कि भाई यहां से कृषि का साक्ष्य मिला। ठीक ना? यहां से एक साक्ष्य मिला, किस चीज का? कृषि का। दूसरा साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ और वह साक्ष्य था अस्थाई जीवन का। ठीक ना? यानी मानव के अस्थाई जीवन का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है, किस स्थान से मिलता है? तो क्या बताएंगे आप सब? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ दोस्तों दक्षिण बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ेगा यह जगह। नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ से 2 प्रमाण मिलेगा। एक तो कृषि का साक्ष्य, दूसरा है वह अस्थाई जीवन का साक्ष्य। यानी मेहरगढ़ में यह देखने को मिला, यहां पर मानव शायद खाना बदोश जिंदगी नहीं व्यतीत करता था, बल्कि वह एक अस्थाई जीवन व्यतीत करता था। अगला एक स्थान है बुरजाहोम। क्या है दोस्तों? बुरजाहोम। बुरजाहोम भारत के कश्मीर, चूंकि एक केंद्रशासित प्रदेश है तो कश्मीर में है बुरजाहोम। दोस्तों बुरजाहोम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान। क्या होगा? जन्म स्थान। कई बार पूछे गए हैं कि किस पाषाणकालीन स्थल का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान किसका शाब्दिक अर्थ है? बुरजाहोम का। यह बुरजाहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है। और बुरजाहोम नवपाषाणकालीन स्थल है। बुरजाहोम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान। यहां से एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य मिला और वह यह है कि यहाँ पर कुत्ते को, ठीक ना दोस्तों, कुत्ते को एक व्यक्ति के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। यानी निम्नलिखित में से किस स्थान से कुत्ते को व्यक्ति के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो हमें क्या बताना होगा? बुरजाहोम से। दोस्तों बुरजाहोम का शाब्दिक अर्थ होगा जन्म स्थान, कश्मीर में है, नवपाषाण काल से संबंधित है। अब दोस्तों इतिहासकारों ने एक अनुमान लगाया कि आखिर किसी व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का कारण क्या है। तो लोगों ने सोचा, उस समय ऐसा प्रचलित रहा होगा कि जो व्यक्ति मर जाता रहा हो तो उसके फेवरेट पालतू पशु को या फिर उसके फेवरेट, उसके पसंदीदा वस्तुओं को उसके साथ दफना दिया जाता रहा हो। इसी कारण से इतिहासकारों ने कहा कि किस स्थान से पालतू कुत्ते को व्यक्ति, यानी अब यहाँ पे मालिक हो जाएंगे, पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। यानी बुरजाहोम से कुत्ते को व्यक्ति के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है और पूछा ही है कि कहां से पालतू कुत्ते के साथ मालिक को या मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो क्या बताएंगे दोस्तों? बुरजाहोम से। अगला है दोस्तों गुफकराल। एक स्थल है गुफकराल।
और यह गुफकराल भी कश्मीर में है, नवपाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। क्या है दोस्तों? कुम्हार की गुफा। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। इसके पहले आप सभी ने देखा कि बुर्जाहोम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान। पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थरों का काल। उसी तरह गुफकराल का क्या होता है शाब्दिक अर्थ? कुम्हार की गुफा। दोस्तों इस गुफकराल से कुछ साक्ष्य मिले। तो दोस्तों यहां से पहला साक्ष्य मिला वह था सीलबट्टा। सीलबट्टा का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? सीलबट्टा। सीलबट्टा का मतलब होता है सील लोढ़ा। देखे हैं ना? सील लोढ़ा। सील लोढ़ा। सील लोढ़ा कहां से प्राप्त हुआ है? यानी सीलबट्टा पूछेगा, सील लोढ़ा नहीं पूछेगा। सीलबट्टा कहां से प्राप्त हो रहा है? गुफकराल से। इसके अलावा दोस्तों यहीं से गुफकराल से ही हड्डी के बने सुई भी प्राप्त हुए हैं। हड्डी के बने सुई व सीलबट्टा कहां से प्राप्त हो रहा है? गुफकराल से। उस समय दोस्तों पाषाण काल में मानव हड्डी का सुई बनाया। ऐसा नहीं कि स्टील का सुई और प्लास्टिक का सुई वे सब बनाए, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं दोस्तों। उस समय हड्डी का सुई एक नया आविष्कार रहा होगा। ऐसा लगता रहा होगा कि जिसने हड्डी का सुई बनाया उसे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, है कि नहीं भाई? जहां कुछ नहीं वहां हड्डी का सुई, क्या बात है। तो हड्डी का सुई बना दिए मानव, गजब। अगला स्थान है दोस्तों कोलडिहवा। क्या है? कोलडिहवा। कोलडिहवा पड़ेगा प्रयागराज में। प्रयागराज किस राज्य में है? यूपी। यूपी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक स्थल है, उसका नाम है कोलडिहवा। कोलडिहवा नवपाषाण काल से संबंधित है। कोलडिहवा से चावल के खेती का प्रमाण मिला। किस चीज का दोस्तों? चावल। चावल को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो धान के खेती का प्रमाण मिला। यानी धान के खेती का, चावल का खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? कोलडिहवा से। लेकिन दोस्तों एक पहला स्थल हम लोगों ने देख लिया था मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भी तो कृषि का प्रमाण मिल रहा है। वहां टोटल पूरी लगभग कृषि को देख रहे हैं। लेकिन कोलडिहवा में क्या हो रहा है? कोलडिहवा में यूनिक चीज है, कोलडिहवा में केवल चावल के खेती का प्रमाण मिल रहा है, धान के खेती का प्रमाण मिल रहा है। और वह जो प्रमाण मिल रहा है दोस्तों वह 6500 ईसापुर। ईसापुर को बीसी कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट। यानी ईसा मसीह के जन्म से 6500 साल पहले कोलडिहवा नामक स्थान पर, जो कि इलाहाबाद में है, वहां पे लोग चावल की खेती करते थे, धान की खेती करते थे। तो कोलडिहवा भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। आज भी यहाँ पर पर्यटन के रूप में लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों एक लहुरा देव। ठीक ना? लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। यूपी का ही ना तो जिला है संत कबीर नगर। यूपी के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव, लहुरा वीर मत समझिएगा, लहुरा वीर बनारस में है। एक कह रहा है लहुरा देव। तो लहुरा देव संत कबीर नगर में है। यहां से एक ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुआ, वह है दोस्तों चावल के खेती का साक्ष्य। ठीक ना? चावल, चावल को हम लोग धान भी कह सकते हैं। चावल या धान के खेती का साक्ष्य मिला। और यह साक्ष्य 8000 से 9000 ईसापुर यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसापुर और बीसी क्या होता है दोस्तों मैं आगे आप सभी को बता दूंगा। आप बस इतना समझिए कि ईसा मसीह का जन्म सन 1 ईस्वी में हुआ था। आज सन 2023 आ गया। तो ईसा मसीह के जन्म से 8 से 9000 साल पहले चावल के खेती का प्रमाण मिल रहा है। लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी से मिल रहा है। जबकि यहाँ पे आप सभी ने देखा कोलडिहवा, कोलडिहवा प्रयागराज यूपी में है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल के खेती का साक्ष्य मिल रहा है। तो दोस्तों इस कोलडिहवा व लहुरा देव में दोनों में ही तो चावल के खेती का, धान के खेती का प्रमाण मिल रहा है। लेकिन सबसे पुराना कौन है? तो चावल के खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देख लीजिए दोस्तों, नया नहीं है, सबसे प्राचीनतम चावल के खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लहुरा देव से। लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। अगला है दोस्तों चौपानी मांडो। चौपानी मांडो भी वहीं पर है जहां कोलडिहवा था, यानी प्रयागराज। प्रयागराज भाई यूपी में है। चौपानी मांडो की अपनी एक विशेषता यह है कि चौपानी मांडो में सबसे प्राचीनतम, ठीक है ना दोस्तों, सबसे प्राचीनतम मृद भांड प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किस स्थान से सबसे प्राचीनतम मृद भांड प्राप्त हुए? तो क्या बताएंगे? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो मृद भांड। अब बात आती है कि मृद भांड आखिर है क्या? तो मृद भांड मतलब होता है दोस्तों, पहले तो मृद का मतलब होगा मृदा और भांड का मतलब होता है बर्तन।
तो मृद भांड का मतलब होगा दोस्तों मिट्टी के बर्तन, यानी विश्व के सबसे प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तब आपको बताना होगा चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है, प्रयागराज यूपी में, ठीक ना दोस्तों। नवपाषाण काल का मानव अब कितना दिन तक पत्ते पे खाएगा भाई, कितना दिन तक जमीन पे रख के खाएगा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमें कटोरी या थरिया बर्तन ये सब बनाना अनिवार्य है। अब बहुत दिन से हम लोग ऐसे ऐसे खा रहे हैं, खाना खाते खाते उसी में मिट्टी भी खा ले रहे हैं, इससे अच्छा है भाई साफ सुथरा थोड़ा मिट्टी का बर्तन बना देते हैं और उसी मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना पीना खाया करेंगे, पार्टी वगैरह किया करेंगे, जाम वगैरह लगाया करेंगे। तो मानव की बुद्धि में वृद्धि हो गई और उन लोगों ने बर्तन बना दिया, ठीक ना। तो चौपानी मांडो से ही मिट्टी के बने बर्तन का साक्ष्य मिलता है और यहाँ पूछा भी गया है दोस्तों, तो आपको सही कर देना है, चौपानी मांडो से सबसे प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक ना। अगला है दोस्तों चिरांद। क्या है, चिरांद। चिरांद सारण जिले में है। सारण जिले किस राज्य में है, तो बिहार में। बिहार के सारण जिले में एक नवपाषाण कालीन स्थल है, उसका नाम है चिरांद। और चिरांद से कोई ऐसी विशेषता नहीं है, बस ये नवपाषाण कालीन स्थल है, तो इतना याद रखना है। अगला है दोस्तों दाऊजली हार्डिंग। दाऊजली हार्डिंग नवपाषाण कालीन स्थल है, यह असम में है। इसके अलावा एक है सारूतारू। सारूतारू भी नवपाषाण कालीन स्थल है, कहाँ है, तो असम में। एक है दोस्तों पिकली हल, ठीक ना। पिकली हल कई बार परीक्षा में आया है, तो पिकली हल कहाँ है आपको तब क्या बताएंगे, कर्नाटक में। कर्नाटक में ही है पिकली हल, एक नवपाषाण कालीन स्थल है पिकली हल। इसके अलावा दोस्तों एक है संगन कल्लू, ठीक ना, संगन कल्लू। और संगन कल्लू कहाँ है, कर्नाटक में। दोस्तों संगन कल्लू की अपनी एक विशेषता है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। संगन कल्लू से ही राख का ढेर प्राप्त हुआ। राख का टीला कहां से प्राप्त हो रहा है, संगन कल्लू से। संगन कल्लू कहां पड़ेगा, कर्नाटक में। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि अगर जन्मों वाली बातें सही हैं तो हम ही और आप अगले जन्म में, अगले जन्म में, यानी नवपाषाण काल में जब पैदा हुए रहे हो, तो हम ही लोग शायद संगन कल्लू में खाना पीना बना के राख एक जगह इकट्ठा कर दिए हो, और आज आधुनिक समय में संगन कल्लू से ही राख मिल गया है। तो राख का टीला कहां से प्राप्त हो रहा है, संगन कल्लू से। संगन कल्लू कहां पड़ेगा, कर्नाटक में, ठीक ना। तो दोस्तों इतने स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल से संबंधित स्थल एवं उनकी विशेषताओं को देख लिए हैं। यानी दोस्तों आज प्री हिस्ट्री का समापन हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा कल वीडियो अपलोड होगा वह प्रोटो हिस्ट्री पर होगा, यानी आदि इतिहास पर होगा। सो दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इजी गूगल टू शुभम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक आप सब जान चुके हैं क्या है, आदि इतिहास। तब तक के लिए दोस्तों जय।